टीजीटी पास की गारंटी इस सीरीज़ में आप सभी का वेलकम है। आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड का डे सेकंड। हर दिन हम 15 क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 to 30 यहाँ पर करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। डिटेल में आप देखिए, अंत तक देखिए, इसको बने रहिए मेरे साथ और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिवाइस कॉल्ड by which a writer express almost the opposite meaning to what he ostensibly means as appears to be true speak। तो उस डिवाइस को क्या कहा जाता है जिसमें एक राइटर एक्सप्रेस करता है ऑलमोस्ट द अपोजिट मीनिंग, जो भी कुछ वो कहना चाहता है, जो भी कुछ वो कहता है उसके अपोजिट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। उस डिवाइस को हम क्या करेंगे? पैराडॉक्स है, कंसीट, आयरनी या फिर अंडरस्टेटमेंट। पहले हम बात करेंगे पैराडॉक्स की। तो पैराडॉक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस पर बेस्ड है, कहीं ना कहीं इसमें हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, पर जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसे हम थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ को रिवील करता है, उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। इस वर्ड को आप ध्यान से देखो तो पैराडॉक्स, डॉक्स मतलब स्पीच और पैरा का मतलब परे से है, एक डिस्टिंक्ट से है, ठीक है, विशिष्ट होने से है। तो ऐसा स्पीच जो बहुत विशिष्ट है, जिसमें गहराई छुपी हुई है, तो वो पैराडॉक्स है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से डेथ दाउ शैल डाई, मृत्यु तुम्हें भी मरना तुम भी मरोगी, है ना। जॉन डन ने ये कहा है, ठीक है। इफ़ आई नो वन थिंग इट इज़ डैट आई नो नथिंग। अगर मैं एक चीज़ जानता हूँ तो इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं जानता। और सबसे फेमस दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, बिगिनिंग ऑफ एंड की शुरुआत, मगर कहीं ना कहीं ये सही हमें नज़र आती हैं, ठीक है। अगर हम कंसीट की बात करें, जल्दी ही मैं पैराडॉक्स पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। कंसीट की हम बात करें तो कंसीट में हमें सिमली और मेटाफर दिखाई देते हैं, पर सिमली और मेटाफर से भी परे ये कंपैरिजन हमें दिखाई देता है। और कंसीट, मेटाफिज़िकल जो पोइट्स थे कंसीट को यूज़ किया करते थे। कंसीट का एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक हिंदी गाना है, ये जो तेरी पायल की छनछन है आशिकों के दिल की धड़कन है। तो पायल की छनछन को बताया है आशिकों की क्या दिल की धड़कन, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किस तरह का कंपैरिजन, ये मेटाफर दिखाई दे रहा है आपको, है ना। मेटाफर है पर बड़ा अजीब ही तरह का मेटाफर है, ये कंसीट में आएगा, ठीक है। मेटाफिज़िकल जो पोइट थे वो इसको यूज़ किया करते थे कंसीट को। एक है कि द ब्रोकन हार्ट इज़ लाइक अ डैमेज्ड क्लॉक। तो एक सिमिलरिटी ये है कि भाई टूटा दिल कभी ब्रोकन, जिस तरह से डैमेज क्लॉक है उसको कैसे सुधारा, सही किया जाएगा, ब्रोकन हार्ट को भी। अंडरस्टेटमेंट की हम बात करें तो हाइपरबल की हमें बात करनी पड़ेगी, जहाँ हाइपरबल को दो में बांट दिया जाता है। एक अंडरस्टेटमेंट की किसी बात को बहुत कम करके कहा जाए, और एक ओवर स्टेटमेंट, ठीक है। जब बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा भाई, तो उस वक्त कोई कह रहा है कि देखो आज तो बड़ा कुछ थोड़ा सा बरस गया, है ना। तो ये अंडरस्टेटमेंट है। जबकि आयरनी की हम बात करें तो आयरनी हमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने का काम करती है, मगर ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कहीं ना कहीं बेस्ड होता है इनडायरेक्टनेस पर, कहने के उल्टे तरीके पर, है ना। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन तो हमें दिखाई दे रहा है बातों में, जो मतलब एक सिचुएशन में जो कह तो ऐसा रहा है कि भाई कोई मान लो बड़ा काला सा व्यक्ति और कह रहा है बड़े सुंदर हो तुम, है ना, उससे कह रहा है। तो सिचुएशन में तो कॉन्ट्रडिक्शन है, पर इनडायरेक्टनेस है, कहने का तरीका क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो देख लीजिए वहाँ पे सिचुएशन क्या थी जिस वक्त वो कहता है कि ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, है ना, ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, है ना। तो सिचुएशन क्या थी, तो उस वक्त वो कहता है। तो कहीं ना कहीं पैराडॉक्स और आयरनी में क्या है, डिफरेंस होता है। आयरनी इनडायरेक्टनेस है, किसी बात कहना, सिचुएशन कुछ और है और कह कुछ और रहा है, उसका मीनिंग
फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकल जाता है। आगे हम चलेंगे तो लिखा है द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिक वॉल्यूम इज़। तो जो वर्ड्सवर्थ हैं उनकी पहली पोइटिक वॉल्यूम का टाइटल क्या था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, पीटर बेल, ल्यूसी ग्रे, रिवर डिडन सोनेट्स। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि TGT 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आंसर जो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है। आंसर क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का पहला पोइटिक वॉल्यूम है। द वेरी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड 1793। याद रखना है 1793 वह टाइम पीरियड जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने करियर की शुरुआत भी की थी। ये एक ऐसा आता है क्वेश्चन भी, ठीक है। इन द कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये दोनों ही इनको आप याद रखो, एन इवनिंग वॉक को भी और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को, क्योंकि इवनिंग वॉक से भी लेकर एक क्वेश्चन आया है, मैं भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। हैड बॉर्न टेस्टिमनी टू द वेल्थ ऑफ सेंसरी नोटेशन। तो ये जो वर्क हैं ये कहीं ना कहीं टेस्टिमनी है उनके सेंसरी नोटेशंस के, जो वह अपनी पोइम्स में यूज़ किया करते थे। तो इवनिंग वॉक से भी क्वेश्चन आया है। तो इवनिंग वॉक भी क्या है? उनकी लॉन्ग पोइम है। और क्या है? इवनिंग वॉक वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1793 एंड रिवाइज्ड होती है 94 में। इवनिंग वॉक इनका फर्स्ट लॉन्ग पोइम, हाँ इसके लिए याद रखो फर्स्ट लॉन्ग पोइम है, इसलिए इसको याद रखिए आप। तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस भी याद रखना है, इवनिंग वॉक भी याद रखना है। पब्लिकेशन इनका सेम है 1793। इवनिंग वॉक रिवाइज्ड भी इनका आ गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में ये क्वेश्चंस मैंने वहाँ डिस्कस कराया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ से राइटर वाइज आप ले सकते हैं। तो वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर पे कुछ मैंने बनाए हैं, कंटिन्यू उसको भी करूँगी आगे। तो इसका जो आंसर है वह है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस आप पीटर बेल को याद रखें कि एक ये लॉन्ग नरेटिव पोइम है। पीटर बेल क्या है? एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है। 1798 में ये लिखी जाती है पर पब्लिश होती है 1809 में, इस बात को याद रखें। लूसी ग्रे, इनकी लूसीज पोइम 5 पोइम है। 5 पोइम के आप नाम याद रखें। पहला है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। सेकंड है आई ट्रेवल्ड अमंग द अनट्रोडन वे, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, है ना। एंड 3 years सी ग्रू इन सन एंड शावर, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। ये 5 पोइम है। लूसी ग्रे से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई जो उनकी लूसी पोइम्स हैं उनमें कौन सी पोइम नहीं है? तो ये मैंने जो अभी आपको बताए हैं ये कुछ बताई थी, एक लूसी ग्रे बताई थी। भाई ये याद रखो कि लूसी पोइम्स में लूसी ग्रे पोइम नहीं है। रिवर डडन की हम बात करें तो ये सोनेट्स हैं, रिवर डडन सोनेट्स हैं। तो रिवर डडन एंड एक्लेस्टिकल सोनेट, रिवर डडन एंड एक्लेस्टिकल सोनेट्स जो हैं, ये दोनों सोनेट्स हैं, जो कलेक्शन है सोनेट्स का। और यहाँ पर 523 समथिंग सोनेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं, पब्लिश्ड होते हैं ये 1820 में, ये भी याद रखिए। इनके मात्र ये नेम पूछ लिए जाते हैं। रिवर डडन बड़ा फेमस है। तो ये मैंने डिस्कस किया था जब सोनेट्स मैंने जो पोएम है उसमें पढ़ाया था, पोइट्री में सोनेट्स के बारे में। तो इनको मैंने डिस्कस किया था कि ये सोनेट्स जो हैं कैसे हैं, मीन्स इटालियन सोनेट या फिर इटालियन या फिर इंग्लिश सोनेट। तो इसके बारे में मैंने वहाँ डिस्कस किया है थोड़ा सा डिटेल में, तो आप वहाँ देखिए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमें सिनोनिम्स ढूंढने हैं। सिनोनिम हमें यहाँ देखना है रिजॉल्व्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा है रिजॉल्व और इसका मीनिंग डिसाइडेड, अचीव्ड, मेजर्ड, डिटरमाइंड। इसका आंसर सर ने मेजर्ड दिया हुआ है। रिजॉल्व का जो मीनिंग है वो है डिटरमाइंड, है ना, डिटरमाइंड। रिजॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम है हमने सॉल्व की और फिर से सॉल्व की तो रिजॉल्व्ड हो गया, है ना। अब जो फैसला था वो रिजॉल्व हो गया, मतलब डिटरमाइंड, ठीक है। डिटरमाइन करना मतलब निश्चय कर लेना है। अब जो माइंड है, भाई जो मन है उसको रोक लिया हमने, है ना। जैसे कि डिटरजेंट, जो जेम्स वगैरह हैं उनको डिटर करने वाला
जेंट होता है। डिटरमाइन का मतलब जब जो माइंड है, विचार हैं, उसे डिटर कर लिया हमने, रोक लिया, तो फिर उस वक्त हमने क्या कर लिया, मतलब अब हम अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चला रहे, जो है वो है, हमने निश्चय कर लिया। तो इसका जो मीनिंग है वो डिटरमाइंड होगा मेरी तरफ से, और आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है जर्मीन। जर्मीन जर्मीन मीन्स है रिलीवेंट टू अ सब्जेक्ट, रिलीवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। जो भी भाई तुमने किसी सब्जेक्ट, मतलब किसी विषय पर जो बात कही है वो क्या है, रिलीवेंट है, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन है, सार्थक है, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ क्या होगा, इसका मीनिंग अगर हम इसके सिनोनिम और देखें तो जैसे कि प्रॉपर है, एप्लीकेबल है, टू द पॉइंट है, APPOSITE अपोजिट है, ये वाला अपोजिट, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है वह होगा रिलीवेंट, है ना, रिलीवेंट। वही हमारा टॉपिक कैसा है, रिलीवेंट है, सार्थक है, जो पॉइंट हमने दिया है उसी पर बात कही जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑफिसेज आर एक्सटेंसिव। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव लिखा है। एक्सटेंसिव मीन्स लार्ज इन एरिया और अमाउंट, ठीक है। तो स्पेसियस नहीं होगा, प्लेंटीफुल इसका सिनोनिम हो सकता है, पर इस सेंस में हम नहीं कहेंगे, हमें यहाँ पे वाइड स्प्रेड कहना पड़ेगा, है ना। प्लेंटीफुल तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ, भरा हुआ नहीं है, फैला हुआ इसका मीनिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ग्रीक्स बिलीव्ड डैट द हार्ट वॉज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। तो द हार्ट जो है, हृदय, सीट है, स्थान है किसका, इंटेलिजेंस का। तो स्पॉट भी नहीं, चेयर, पर्पस नहीं, यहाँ पे सीट का चेयर से मतलब नहीं, पर एक कहीं ना कहीं सीट चेयर एक मीनिंग बन रहा है, पर वो वाला नहीं है, है ना। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर से है, तो सेंटर इसका मीनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द माइंड इज द मोस्ट वर्सटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो वर्सेटाइल की बात है, तो वर्सेटाइल का सिनोनिम जो होगा, वर्सेटाइल का सिनोनिम गिफ्टेड भी हो जाएगा, एकम्प्लिस होना, निपुण होना है, रिसोर्सफुल होना है। ये सारे के सारे मुझे इसके क्या लग रहे हैं, सिनोनिम लग रहे हैं। आंसर इसका रिसोर्सफुल है, ठीक है। और इंजीनियस, भैया जो जीनियस नहीं है वह इंजीनियस होगा, मतलब जीनियस जो होगा तो कहीं ना कहीं उसमें क्रिएटिविटी छुपी है। इंजीनियस है तो बड़ा बेचारा सिंपल सा है, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं छुपी हुई है ना। तो मुझे लगता है कि वर्सेटाइल का जो सिनोनिम हम देखेंगे तो गिफ्टेड भी हो जाएगा, एकम्प्लिस्ड भी हो जाएगा, रिसोर्सफुल भी हो जाएगा। रिसोर्सफुल आंसर दिया हुआ है, और इंजीनियस तो नहीं होगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका अपोजिट तो नहीं पूछ लिया। तो एक बार आपकी जो राय होगी मैं वही मानूंगी, आप अपना भी कमेंट दें कि क्या होगा। आगे हम बढ़ेंगे, तो हमारा क्वेश्चन ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, ठीक है, कहाँ से जॉन गाल्सवर्दी का रिलेशन है, बिलोंग किया करते थे, रोमांटिक ट्रेडिशन से, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो, और ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो देखिए बहुत टाइम लगता है ढूंढने में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सर ने वो इम्पोर्टेंट मार्क करके हमें दिए हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो ये क्वेश्चन TGT 2016 में पूछा गया है, और इसका जो आंसर है वो है रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो। तो जॉन गाल्सवर्दी जो हैं वो बिलोंग करते हैं रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो। तो एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड आर्थर विंग पिनरो who are contemporary to जॉन गाल्सवर्दी। तो ये जॉन गाल्सवर्दी के समकालीन हैं, कंटेम्पररी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो, तो यहाँ पे जो इनकी लिखने की कला है, मतलब लिखना जो है, तो वो उन्होंने जोन्स और पिनरो की तरह लिखा है। लाइक पिनरो, गाल्सवर्दी ऑल्सो क्रिटिसाइज द फेक मॉरलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। तो जिस तरह से पिनरो विक्टोरियन सोसाइटी पर क्या करते थे, पिनरो उस पर कटाक्ष करते थे, उसी तरह से जॉन गाल्सवर्दी भी करते हैं, ठीक है। सिमिलरली टू जोन्स, जो जोन्स हैं उनकी तरह गाल्सवर्दी ऑल्सो क्रिटिसाइज द फॉलीज ऑफ इंग्लिश अपर क्लास। जो कमियां हैं इंग्लिश अपर क्लास पीपल की, उनको पॉइंट
पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों जॉन्स और पिनरो को भी भाई याद रखें। जब हम गर्ल्स वर्दी पढ़ेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन भी आना स्वाभाविक हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ग्रामर से, और देखती है क्या क्वेश्चन आंसर होगा हमारा। लिखा है व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, और फिल इन द ब्लैंक्स है आई डैश देयर सिचुएशन डिफरेंट। अब आई हैड बीन देयर, सिचुएशन वॉज डिफरेंट। ठीक है, आई हैड बीन देयर, मैं वहाँ हो चुका था, सिचुएशन वॉज डिफरेंट, है ना, परिस्थितियाँ डिफरेंट थी। या आई वॉज देयर, मैं वहाँ था, सिचुएशन वॉज डिफरेंट, सिचुएशन अलग थी। या हैड आई बीन देयर, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। या फिर हैड आई बीन देयर, सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, मैं थोड़ा दिखाऊंगी आपको कि ये जो क्वेश्चन है ज़रा ध्यान से देखो तो कंडीशनल सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, और कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे हो सकता है, मगर इट इज़ कंडीशनल सेंटेंस, इट इज़ रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंस। लेट मी शी यू। देखिए, तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का जो सेकंड कंडीशन है, जिसमें हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होती है सेकंड कंडीशन में। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला है कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट और उसके बाद वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें दर्शाया जाता है कि नहीं होना दर्शाया जाता है काम का, मगर इसको है ना ऐसे वाक्यों में इफ़ को हैड से रिप्लेस किया जा सकता है। तो तब फॉर्मूला क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक हो गया ये। फिर सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे कि हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अब आप समझ गए होंगे कि क्या होना चाहिए। अब मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी जो अनरियल जो सिचुएशन है, अनरियल नहीं मतलब जो हुई नहीं है वो सिचुएशन कि हैड आई बीन देयर, है ना, हैड आई बीन देयर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड आई बीन देयर, यदि मैं वहाँ होता, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, तो सिचुएशन परिस्थितियाँ कुछ और ही होती। तो ना तुम वहाँ थे, ना सिचुएशन वैसी हुई जैसा तुम चाहते हो। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस से ये हमारा क्वेश्चन है। होप करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। और अगेन कंडीशनल सेंटेंस है, बट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये तो आप समझ ही जाओगे। इफ़ आई गॉड आई ऑल सफरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनेटिव है और अनफुलफिल कंडीशन है ना, कि इफ़ आई वर गॉड, यदि मैं भगवान होता, आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स। तो वॉज नहीं कर सकते कि आई वॉज गॉड, कि मैं भगवान था नहीं भाई, इमेजिनेशन यहाँ पे होता है। इफ़ आई हैड बीन गॉड ऐसा भी नहीं है, और आई एम गॉड प्रेजेंट में भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट यहाँ हो जाएगा। और आगे बढ़ रहे हैं हम। व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लो, ट्रेजिक फ्लो की बात है इन द करेक्टर ऑफ मैकबेथ। तो ट्रेजिक फ्लो क्या है, ठीक है, ट्रेजिक फ्लो क्या है, तो जो करेक्टर है मैकबेथ, उसका ट्रेजिक फ्लो क्या होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से ट्रेजिक फ्लो उसका हो जाता है। देखो यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो ये कि जो ट्रेजिक फ्लो है, जो लिटरेरी टर्म है, ट्रेजेडी में आता है, जिस पर हमने कल भी बात की थी। आप मुझे ये बताइए कि ट्रेजिक फ्लो को हम हेमार्सिया से रिप्रेजेंट करेंगे या कैथारसिस, क्या कहेंगे ट्रेजिक फ्लो के लिए, कैथारसिस या फिर हेमार्सिया। क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल इसको डिटेल में बताया है ना। तो यहाँ तो आंसर है ओवर एम्बिशन, मैकबेथ का ओवर एम्बिशन ही उसका ट्रेजिक फ्लो बन जाता है। ठीक है, उसके पतन का कारण हो जाता है। आगे हम देखते हैं, मगर आपको आंसर करना है। आगे हम देखते हैं कि द करेक्ट स्पेलिंग इज़ रिमिनीसेंट, है ना, रिमिनीसेंट यादों को कहा जाता है। तो रिमिनीसेंट की स्पेलिंग REMINISCENT। देखो SENT सेंट वाला नहीं होगा, REMINI होगा यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, है ना, RE होगा। तो ये हमारी स्पेलिंग सही है, REMINISENT, रिमिनीसेंट। आगे वर्ड है बिगनिंग।
तो बिगिन जो हमारा वर्ड है BEGIN बिगिन, इसमें प्लस हमने किया है ING। पर यहाँ पर आप देख लीजिए रूल अप्लाई होता है कि जब हमारे जो वर्ड है उससे पहले यदि हमारा क्या है वॉवल है, तो जब हम उसमें सफिक्स कर रहे हैं कुछ भी वर्ड जो कि हमारा जो सफिक्स है वॉवल से शुरू होता है जैसे ER या फिर ING, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस रूट वर्ड का जो कॉन्सोनेंट है उसे डबल करना पड़ेगा। जैसे बिगिन से हमने बिगिनिंग बनाने के लिए इस N को डबल कर दिया है ना, BEGINNING बिगनिंग की ये स्पेलिंग हो जाएगी। डबल N हमें चाहिए, डबल G नहीं, ठीक है, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है जिसमें हमें पैसिव वॉइस बनाना है। लिखा है क्वेश्चन की व्हाट मेक्स दीज होल्स, व्हाट मेक्स दीज होल। जो हमारा क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव जो वर्ड हमारे पास है हाउ, व्हाट, हु एटसेट्रा, उसी से हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, व्हाट तो व्हाट, हाउ हम नहीं लगाएंगे, हु भी नहीं लगाएंगे और डू भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, मीनिंग चेंज नहीं कर रहे। तो व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट यहाँ क्वेश्चन है। लिखा है कि व्हेन देयर मदर वॉज इल, व्हेन देयर मदर वॉज इल द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स। तो द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर, बच्चों की देखभाल की गई किसके द्वारा, बाय देयर नेबर्स, उनके नेबर्स के द्वारा। कब, व्हेन देयर मदर वॉज इल। तो हम इसका एक्टिव बनाना है, हमें इसको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। ठीक है, तो व्हेन देयर मदर वॉज इल, तो यहाँ जो वर लुक्ड आफ्टर लिखा है ना, वर को हटा दो, लुक्ड आफ्टर रह जाएगा। तो व्हेन देयर मदर वॉज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर, अरे नेबर्स को लुक्ड आफ्टर नहीं किया, बच्चों को किया है। ठीक है, ठीक है, देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन, व्हेन देयर मदर वॉज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन। लेट मी चेक, ये सही हो सकता है, एक मिनट। आगे बढ़ेंगे। पहले द चिल्ड्रन हैड बीन लुक्ड आफ्टर, नहीं हैड बीन हम नहीं लगाएंगे, बाय नहीं, ये तो पैसिव वॉइस जैसी थीम दे रहा है, ये नहीं, हमें एक्टिव बनाना है। व्हेन देयर मदर वॉज बीइंग इल नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन द मदर वॉज टेकन इल, नेबर नहीं नहीं नहीं, ये भी नेबर से शुरू नहीं होगा यहाँ पर, ये तीनों ही नहीं होंगे, यही हमारा आंसर है। व्हेन देयर मदर वॉज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है व्हेन देयर मदर्स वॉज इल, ये तो पैसिव नहीं बनेगा, एक्टिव नहीं बनेगा, ये तो यही रहेगा, एक्टिव ही है। पर देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। 4 काम आपको ज़रूर करने हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो द बॉक्स कि आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।